बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज का ये आधे घंटे का, जी हाँ, लगभग आधे घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 8 का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि बच्चों आज की इस एक ही वीडियो के अंदर, जी हाँ बच्चों, एक ही वीडियो यानी कि वन शॉट में आपकी इंग्लिश में जितनी भी पोयम है, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, जैसे कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उन सभी पोयम के, उन सभी चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बनती है बच्चों कि इन्हीं क्वेश्चन से अभी आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड हैं ये क्वेश्चंस, रिपीटेड है, चुन चुन के आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, और आपके हर एक पोएम से, हर एक चैप्टर से टोटल मिला के हमने 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है बच्चों, जिससे कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आपको मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो देखने के बाद में आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें बच्चों, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। कोई डाउट हो आपका या फिर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज पे पहली बार आए हो तो बच्चों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा आपके लिए। ठीक है, और जो बेल नोटिफिकेशन होता है इसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए करिए। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? तैयार हो बच्चों? तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी 8वीं क्लास के लिए हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पोयम से। ठीक है, क्वेश्चन है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर? इज इफ सो वाई? चींटी जो है वो झिंगुर से कहती है कि नाच नाच के ये सर्दी है, इसको दूर भगाओ। आपके हिसाब से ये जो डांस शब्द है ना बच्चों, ये सही कैसे है ये बताइए। ठीक है, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, यस द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर बिकॉज इट इज यूज्ड sarcastically बाय द आंट टू मॉक द क्रिकेट। यानी कि जो वर्ड है ना डांस, नृत्य, नाच, ये ना बहुत सही यूज किया है उस आंट ने, क्योंकि यहाँ पे ना व्यंग्य के रूप में वो जो झिंगुर है उसको बताया गया। कैसे? द क्रिकेट स्पेंट द एंटायर समर सिंगिंग एंड एंजॉइंग इटसेल्फ विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। जो ये झिंगुर है ना, वो समर में क्या करता है, गाना गाता है, मस्त एकदम एंजॉय करता है, बिना फ्यूचर की प्रिपरेशन किए हुए, बिना चिंता किए हुए। ठीक है, सो वैन विंटर अराइव्ड, और जैसे ही सर्दी आती है, द आंट टोल्ड इट टू कंटिन्यू इट्स केयर फ्री लाइफ स्टाइल एंड डांस। ठीक है, आंट कहती है, हाँ बेटा अब बता, अब तो ठंडी आ गई, अब खाना कहाँ से लेके आएगा? हाँ, पहले तो पूरा समर निकाल लिया ऐसे नाचते गाते हुए, है ना, तो अब एक काम करो, इस सर्दी को भी ना डांस से ही, डांस कर करके इसको दूर कर दो, है ना। ये चीज यहाँ पे, इसीलिए जो डांस शब्द है बच्चों वो एकदम सही है यहाँ पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों जो ये झिंगुर है ना, ये क्रिकेट जो है वो कब बहुत ज्यादा खुश होता है? तो कब खुश होता है बच्चों? द क्रिकेट वाज हैप्पियर ड्यूरिंग द समर व्हेन इट वाज सिंगिंग एंड एंजॉइंग द वार्म एंड प्लीजेंट वेदर। यानी कि झिंगुर कब खुश होता है? गर्मियों के मौसम में, जब वो गाता है, सुहाने मौसम का आनंद लेता है, तब खुश होता है। इट डिड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर और थिंक अबाउट स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर। वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है ना ही तो फूड वगैरह को स्टोर करता है। हाउएवर व्हेन विंटर अराइव्ड इट रिग्रेटेड इट्स केयरलेसनेस एंड रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एक्शंस। ठीक है, जैसे सर्दी आती है ना, तब उसे एहसास होता है, यार मैंने तो गलत किया, मुझे काम करना चाहिए था, मुझे खाना इकट्ठा करना चाहिए था, अब तो सर्दी आ गई, अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत घबरा जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसी पोएम के 2 क्वेश्चन और हैं अभी, जैसे कि क्वेश्चन थर्ड है हमारा। अब इसमें पूछा गया है बच्चों, वाई वुड यू कंसीडर द आंट एंड द क्रिकेट टू बी फेबल। यानी कि आप जो है चींटी और झिंगुर को
एक दंत कथा संबंध में क्यों मानते हैं, दंत कथा टाइप में, ठीक है, फेबल क्यों मानते हैं? तो देखो बच्चों, द आंट एंड द क्रिकेट इज कंसिडर्ड अ फेबल, यानी कि दंत कथा है ये, बिकॉज इट कन्वेज अ मोरल लेसन, यानी कि क्या है, ये हमें ना एक नैतिक शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? द स्टोरी टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड सेल्फ रिसाइलेंस, यानी कि ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है कि जो हार्ड वर्क है, मेहनत की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें प्लान करना चाहिए अपने फ्यूचर को और अपने आप को जो है हमेशा तैयार रखना चाहिए। इट वार्न्स अगेंस्ट लेजीनेस एंड हाईलाइट्स दैट वन शुड नॉट डिपेंड ऑन बोरोइंग फ्रॉम अदर्स बट शुड प्रिपेयर इन एडवांस फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि ये हमें क्या बताती है कि भोजन के मामले में ना हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। आलस्य को यहाँ पे किसको बच्चों, जो लेजीनेस है, जो आलस है, उसको दूर करने की बात की, उसको चेतावनी कहा गया है। और इस बात पे भी प्रकाश डाला गया है कि दूसरों से हमें उधार लेना है, इस पे निर्भर मत रहो, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहो, है ना, ये चीजें। अगला बच्चा क्वेश्चन 4, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी एंड व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, यानी कि झिंगुर कहता है ओह अब मेरा क्या होगा, सर्दी आ गई है, इस तरीके से, है ना। तो वो ये बात कब कहता है और क्यों कहता है? तो देखो बच्चों, द क्रिकेट सेज हिज लाइन व्हेन विंटर अराइव्स, ये लाइन कब कहता है वो? जब विंटर का मौसम आता है। एंड इट रियलाइजेस दैट इट हैज नो फूड लेफ्ट, जैसे विंटर आता है ना तो उससे पता चल जाता है उसके पास तो खाना ही नहीं बचा है। इट्स कपबोर्ड इज एम्प्टी, उसका जो कपबोर्ड है वो खाने, जो अलमारी थी वो खाली थी। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, और जो पूरा का पूरा उसका जो जमीन थी वो बर्फ से ढक चुकी थी। एंड देयर आर नो फ्लावर्स और लीव्स लेफ्ट टू ईट, अब उसके पास ना तो कोई फ्लावर थे ना पत्ते बचे थे कुछ भी खाने के लिए। दैट्स वाई द क्रिकेट्स कोल्ड स्टार्विंग, अब जो झिंगुर है वो बहुत ज़्यादा ठंड और भूख से व्याकुल हो गया। एंड इन डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, यानी कि हताश हो गया। इट वंडर्स व्हाट विल हैपन टू इट सिंस इट हैज़ नथिंग टू सर्वाइव ऑन, यानी कि वो ये सोचता है कि उसके पास अब जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देन क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मैंने गलती कर दी, मुझे भी स्टोर करना चाहिए था फूड, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वैसे तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। जो अभी हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट वाज स्पीकर्स लास्ट बार्गेन एंड व्हाई डिड ही कंसीडर इट द बेस्ट, यानी कि देखो जो कवि है, ठीक है, कवि वो ये कहता है कि उसका जो अंतिम बार्गेन थी, लास्ट बार्गेन, वो बहुत अच्छी रही थी। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि देखो द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन वॉज विद अ चाइल्ड प्लेइंग विद शी शेल्स ऑन द बीच। सबसे अंतिम में कौन बार्गेन करता है किसके साथ में? वो एक बच्चे के साथ में बार्गेन करता है जो कि बीच के पास में जो शीप नहीं होती हैं, शीप, उनसे खेल रहा होता है। अनलाइक द प्रीवियस ऑफर्स द चाइल्ड हैड नथिंग टू गिव इन रिटर्न, ठीक है। जैसे राजा ने उसे सोना देने की बात की थी, अमीर आदमी कुछ उसको दे रहा था, है ना, और जो महिला थी वो भी कुछ ना कुछ दे ही रही थी उसको, ठीक है। लेकिन इस बच्चे के पास में उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। येट द स्पीकर एक्सेप्टेड इट बार्गेन, और उसने उसकी बार्गेन को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। ही कंसीडर्ड इट, उसने बच्चे के साथ जाना अच्छा क्यों लगा? बिकॉज इट ब्राउट हिम ट्रू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, क्योंकि बच्चे के साथ जाने में उससे एक खुशी, एक स्वतंत्रता महसूस हुई, इसीलिए। अनलाइक बीइंग हायर्ड फॉर पावर, वेल्थ और ब्यूटी, प्लेइंग विद द चाइल्ड डिड नॉट मेक हिम अ सर्वेंट और बाइंड हिम एनी ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर राजा उसे लेके जाता तो उसको पावर वगैरह, वेल्थ और ब्यूटी मिलती, ठीक है। लेकिन इससे पता है क्या होता? वो ना एक दास बन जाता, एक नौकर बन जाता एक तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, बच्चे के साथ में गया तो वो एक तरीके से अब पूरा फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, हैप्पी है वो, है ना। इट इज वाई बार्गेन ऑफ जॉय नॉट मटेरियल गेन, इसीलिए ये लास्ट बार्गेन थी ना, वो खुशी की बार्गेन थी, ना कि कोई मटेरियल, है ना, भौतिक चीज। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाई डिड स्पीकर रिफ्यूज
द ऑफर्स ऑफ द किंग एंड द वेल्थी ओल्ड मैन इन द लास्ट बार्गेन। ठीक है, ध्यान से सुनो। लास्ट बार्गेन में जो कवि है ना, वो राजा और धनी व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करता है, क्यों मना कर देता है, क्यों रिफ्यूज करता है इनके ऑफर को? क्योंकि देखो, द स्पीकर रिफ्यूज द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर, नोइंग इट वॉज टेम्परेरी एंड डिड नॉट गारंटी हैप्पीनेस। ठीक है, राजा के ऑफर को क्यों क्यों ठुकराया बच्चों उसने? क्योंकि उसे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उसे पता था कि इस पावर, ये जो पावर है ना, वो टेम्परेरी है और इससे हमें खुशी मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। ही ऑल्सो टर्न डाउन द वेल्थी होल्डमैन्स ऑफर ऑफ गोल्ड। एक अमीर व्यापारी जैसा कोई व्यक्ति था, तो वो उसे गोल्ड दे रहा था, एज ही रियलाइज दैट मनी अलोन कुड नॉट ब्रिंग ट्रू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, केवल पैसा जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकती है। ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग डीपर, जॉय, गुडविल, फ्रीडम विच नाइदर पावर नोर विद कुड प्रोवाइड। ठीक है, वो क्या ढूंढ रहा था बच्चों? वो खुशी, वो गुडविल, वो स्वतंत्रता ढूंढ रहा था। ठीक है, जो कि ना तो सत्ता में थी और ना ही तो उसे वो धन दे सकता था। वो कोई दे सकता था तो लास्ट में जो बार्गेन होते हैं ना बच्चे के साथ में, वो। अब हमने जो पोयम पढ़ी बच्चों कि लास्ट बार्गेन, द लास्ट बार्गेन, इसमें क्या मैसेज बताया गया है, किस मैसेज को यहाँ पे कन्वे किया गया है? तो देखो बच्चों, द पोयम कन्वेज द मैसेज दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम आर मोर वैल्यूएबल देन पावर, वेल्थ एंड ब्यूटी। यानी कि ये जो कविता ने ये क्या संदेश देती है कि सच्ची खुशी जो है ना, वो शक्ति में, धन में या सुंदरता, इसमें नहीं है, बल्कि असली खुशी किस में बच्चों? असली खुशी है हमारी क्या नाम है, हमारी खुशी में, हमारी स्वतंत्रता में। ठीक है, व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर मटेरियल गेन दे बिकम बाउंड बाय ऑब्लिगेशंस लूजिंग देयर फ्रीडम। जब हम किसी वस्तु के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो हमारे ऊपर ना रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम, लिबर्टी, वो खो जाती है। द स्पीकर फाइंड्स रियल जॉय व्हेन ही मेक्स अ बार्गेन विद अ चाइल्ड। उसे खुशी हुई जब उसने बच्चे के साथ में बार्गेन किया, एज इट रिक्वायर्स नथिंग इन रिटर्न, और उसने वापसी में कुछ नहीं मांगा। द पोइम हाईलाइट्स दैट फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस दैट आर फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये पोइम बेसिकली क्या दर्शाती है कि जो लालची लोग हैं, ठीक है, जो अपेक्षाएं, उनसे दूर रहो, और इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट डज वर्ड बार्गेन मीन एंड हाउ डज द स्पीकर ट्राई टू स्ट्राइक वन? ठीक है, ये जो है बार्गेन यानी कि सौदा, ये शब्द क्या अर्थ है इसका और इसका उपयोग किस प्रकार से किया गया है? तो देखो बच्चों, अब बार्गेन इज अ एग्रीमेंट वेयर टू पार्टीज एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। बार्गेन क्या है? एक ऐसा समझौता है जिसमें दो पार्टीज, दो पक्ष क्या कहते हैं, किसी मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। इन द पोयम द स्पीकर सीक्स एम्प्लॉयमेंट एंड एनकाउंटर्स डिफरेंट पीपल ऑफरिंग टू हायर हिम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कविता में जो ये कवि है ना हमारा, वो रोजगार की तलाश करता है और नौकरी पाने के लिए वो अलग अलग लोगों से मिलता है ना। दी किंग, उससे जो लोग हैं ना, वो कुछ ऑफर भी करते हैं, जैसे कि द किंग ऑफर्स पावर बट द स्पीकर फाइंड्स इट्स मीनिंगलेस। किंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी पावर दूंगा, तुम हमारे साथ काम करो। तो स्पीकर कहता है मेरे लिए मीनिंगलेस है। अ रिच ओल्ड मैन ऑफर्स गोल्ड बट द स्पीकर इज नॉट टेम्प्टेड बाय वेल्थ। ठीक है, तो एक अमीर आदमी उसे कहता है तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, लेकिन वो उसके लिए भी काम नहीं करता। अ ब्यूटीफुल गर्ल ट्राइज टू हायर हिम विद हर चार्म वट ही डज नॉट सीक लव। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर लेडी ने, एक लड़की ने उसको बेसिकली चाहा कि ये मेरी सुंदरता पे मोहित हो जाएगा और हमारे लिए काम करेगा, है ना। बट लेखक को लव के चक्कर में नहीं पड़ना था। फाइनली अ चाइल्ड ऑफर्स हिम नथिंग बट प्ले एंड द स्पीकर एक्सेप्ट्स। बच्चे ने कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन हम साथ मिलकर खेलेंगे, है ना। तो स्पीकर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, रियलाइजिंग दैट ट्रू हैप्पीनेस लाई इन फ्रीडम नॉट इन मटेरियल पॉइजनेस। ठीक है, ये जो मटेरियल्स होते हैं, भौतिक सुख है, उसमें कुछ हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस है हमारी खुशी में, हमारी फ्रीडम में। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th।
द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? तो उसने क्यों वापस कर दिया था बच्चों वो? क्योंकि देखो, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, बट द स्पीकर रिफ्यूज्ड बिकॉज ही रियलाइज दैट मनी कुड नॉट ब्रिंग हिम ट्रू हैप्पीनेस। पैसा उसे जो सच्ची खुशी है वो नहीं दे सकता। ही अंडरस्टूड दैट वंस द मनी वाज स्पेंड और द वर्क वाज फिनिश्ड ही वुड स्टिल बी लेफ्ट फीलिंग एम्प्टी। ठीक है, उसे पता चला था कि वो समझ गया था कभी जैसे इसका काम होगा तो मेरे को पैसा देगा, इसका काम हो जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा फिर, है ना। द स्पीकर डिड नॉट वांट टू बी बाउंड, वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई आदेश चलाए, कोई भी बाउंड्री लगाए उस पर, है ना। और इसीलिए उसने क्या किया था, वो बच्चे के साथ में गया था। अगला, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टेकिंग द चाइल्ड ऑन द बीच? ठीक है, जो स्पीकर है उसको कैसा लगा, ठीक है, जब वो समुद्र के पास में बच्चे से बात करता है, कैसा महसूस हुआ उससे? तो इन द इवनिंग द स्पीकर मीट अ चाइल्ड प्लेइंग विद शी शेल्स ऑन द बीच। जो कवि है वो किससे मिला था? उससे क्या नाम है, एक बच्चे से मिला था बीच के किनारे जो शी शेल से खेल रहा था। आफ्टर टेकिंग टू चाइल्ड द प्ले एंड प्लेइंग विद हिम द स्पीकर फेल्ट प्योर हैप्पीनेस। ठीक है, वो बच्चे से बात करने लगे, एक दूसरे से खेलने लगे, तो उन दोनों को आपस में काफ़ी खुशी महसूस हुई। अनलाइक द प्रीवियस ऑफर्ड ही रिसीव्ड, दिस इंटरेक्शन वॉज नॉट अ बार्गेन और अ डील, इट वॉज सिंपल एंड फ्री। ठीक है, पहले उसको प्योरिटी, धन और पावर ये दिया जा रहा था, ब्यूटी वगैरह, है ना, लेकिन उसके लिए इस बार्गेन का कोई मीनिंग नहीं था। बार्गेन उसने की बच्चे के साथ में, और वो भी बिल्कुल सिंपल और फ्री। ठीक है, द स्पीकर फेल्ट कॉन्टेंट बिकॉज ही गेव नथिंग बट रिसीव्ड जॉय इन रिटर्न। ठीक है, उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन रिटर्न में क्या हुआ, रिटर्न में उसको खुशी मिली, फ्रीडम मिली। ओके, चलिए लास्ट बार्गेन के जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे सारे समझा दिए, और वो आपकी कविता थी द आंट एंड द क्रिकेट, ये भी हो गई। अब चलिए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, हाउ आर दी सर्वाइवल स्टोरीज ऑफ मेघना एंड अलमास सिमिलर? ठीक है, तो जो मेघना और अलमास है इसकी जीवित बचने की कहानियां थोड़ी अलग अलग है। कैसे? बोथ मेघना एंड अलमास वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी, ये सुनामी से बचे हुए दोनों दो जीव हैं। ठीक है, मेघना was swept away along with her parents and 77 the other people, but she was the only one who survived। ठीक है, जो मेघना थी वो बहुत ही भाग्यशाली थी। ठीक है, वो अपने माता पिता और तकरीबन 77 लोगों के साथ में बह गई होती, लेकिन वो अकेली वही बची। शी फ्लोटेड ऑन अ वुडन डोर फॉर 2 days, वो एक लकड़ी का जो दरवाजा होता है ना उस पर पड़ी रही 2 दिन तक के लिए, बिफोर बीइंग वॉश्ड अशोर बाय वेव डिस्पाइट बीइंग अननोटिस्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, वो तब तक पड़ी रही जब तक कि वो लकड़ी किनारे पे नहीं पहुंच गई और हेलीकॉप्टर ने उसे देख नहीं लिया तब तक। तो ये तो मेघना की बात हो गई। दूसरी बात आती है अलमास जावेद की। अलमास जावेद लोस्ट हर फैमिली मेंबर्स इन दी सुनामी, सुनामी में उसके सारे फैमिली मेंबर्स खो जाते हैं। ठीक है, सी मैनेज्ड टू सर्वाइव बाय क्लिंकिंग टू अ लॉन्ग ऑफ बोर्ड। ठीक है, वह लकड़ी के एक लट्ठे से चिपक कर समय निकालने में कामयाब रहे। थो शी फेंटेड शी रिमाइंड ऑन द लॉन्ग इनफ टू बी रेस्क्यूड, यानी कि उसे बहुत देर लगी, वो लट्ठे पर ही एक तरीके से होता ना कि चिपकी रही। ठीक है, बोथ गर्ल्स फेस्ड एक्सट्रीम हार्डशिप बट वर मिरेकलसली सेव्ड, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन ये बच गई एक तरीके से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 13, हाउ कुड टिलीज पेरेंट्स हैव रिएक्टेड डिफरेंटली टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इन देयर प्लेस? ठीक है, तो जो टिल्ली के माता पिता थे वो उसके साथ जो व्यवहार है वो अलग अलग व्यवहार कैसे करते हैं, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे, टिलीज पेरेंट्स वुड हैव डिसमिस्ड हर वार्निंग्स थिंकिंग शी वाज ओवर एक्टिंग और इमेजिनिंग थिंग्स। ठीक है, जो टिली के माता पिता हैं वो उसकी चेतावनी को ये सोच के अनदेखा कर देते हैं कि इसे क्या ही आता होगा, इमेजिनेशन कर रहा होगा ये तो, है ना। दे माइट हैव इग्नोर्ड हर फियर एंड द कंटिन्यू enjoying
देयर टाइम ऑन द बीच। ठीक है, जब उसने बताया कि यहाँ पे सुनामी आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी पापा चलो यहाँ से, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया और वो वापस से बीच पे चले गए टाइम बिताने के लिए। हालांकि दे टोक हर सीरियसली रियलाइजिंग दैट समथिंग वाज रॉन्ग, और जैसे उन्हें पता चला ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर उन्होंने अपनी बेटी को सीरियस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड क्विकली लेफ्ट द बीच, और वो वहां से चले गए, विच अल्टीमेटली सेव्ड देयर लाइफ, और उनकी लाइफ बची। इफ आई वर इन देयर प्लेस, अगर मैं वहां पे होती या होता तो आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर एट फर्स्ट, जैसा कि माता पिता ने भी नहीं किया था तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। कुड हैव इवन स्कोल्डेड हर फॉर कॉजिंग अननेसेसरी पैनिक। ठीक है, यहाँ तक कि मैं तो चिल्लाता भी उसके ऊपर, ठीक है, या चिल्लाती उसके ऊपर कि क्यों फालतू में टेंशन ले रही हो। हाउएवर सीइंग हर डिस्ट्रेस आई वुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड हर फियर एंड टेकन प्रिकॉशन टू इंश्योर आवर सेफ्टी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता ना कि ये सुनामी आने वाली है तो भाई मैं तो सावधानी बरतता फिर बहुत अच्छे से, अगर मुझे पता चल जाता। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 14th, वाई वर सो फ्यू एनिमल्स किल्ड इन सुनामी, विच एक्सप्लेनेशन सीम्स मोर कन्विंसिंग। ठीक है, तो बहुत सारे जो जानवर थे वो सुनामी में क्यों मारे गए थे, और ये मतलब जो व्याख्या है वो विश्वसनीय है। कैसे, देखो, देयर आर टू एक्सप्लेनेशंस फॉर वाई वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन सुनामी। सबसे पहली, वन बिलीफ इज दैट एनिमल्स कैन सेंस ट्रमर्स मच अर्लियर देन ह्यूमंस, गिविंग देम टाइम टू एस्केप। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं ना वो इंसानों के मुकाबले जल्दी भांप जाते हैं कि पृथ्वी के अंदर से कोई खतरा होने वाला है या फिर कोई खतरा आता है तो वो पहले भांप लेते हैं। द सेकेंड आइडिया इज दैट एनिमल्स हैव अ स्पेशल इंस्टिंक्ट ऑफ सिक्स्थ सेंस, उनका ना एक सिक्स्थ सेंस होता है दैट अलर्ट्स देम टू डेंजर, जो कि उन्हें खतरे से बेसिकली होता है ना कि खतरे को भांप लेने एक तरीके से। ठीक है, अलाउिंग देम टू मूव टू सेफर एरियाज बिफोर डिजास्टर स्ट्राइक्स, और उन्हें बेसिकली ये कहता है कि सेंस जो होता है ना उनका सिक्स सेंस, वो अलर्ट कर देता है कि खतरा आने वाला है तो तुम किसी दूसरे एरिया पे चले जाओ जहाँ पे कोई डिजास्टर वगैरह ना पहुंच पाए। ठीक है, आगे, द आइडिया ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिक्स्थ सेंस सीम्स मोर बिलीवेबल, जो हमारा दूसरा वाला आइडिया है ना ये ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सिक्स सेंस होना ये एक ठीक ठाक है। देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट नेचुरल डिजास्टर्स एंड इंस्टिंक्टिवली seek safety in a well documented phenomena, and their survival in such events suggest they are naturally more aware of environmental changes than humans। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्या है, एक सेकेंड, अच्छा ये शायद दूसरा किसी दूसरी क्लास का आ गया। चलो क्वेश्चन 15 देखेंगे बच्चों। What is the poem Geography lesson about? तो पोएम है हमारी ज्योग्राफी, इसने हमें क्या सिखाया। ठीक है, या फिर ये इस लेसन में पूरे में क्या पढ़ाया गया है इस पूरी पोएम में। तो देखो, द पोएम ज्योग्राफी लेसन बाय जुल्फिकार घोषे डिस्क्राइब हाउ द अर्थ अपीयर्स फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्या कहा गया है, जुल्फिकार घोष की जो कविता है ना ये वाली भूगोल, इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी जो है ना वो अलग अलग ऊंचाई पे कैसी दिखती है। द पोएट यूज टू पर्सपेक्टिव ऑफ अ जेट एरोप्लेन टू ऑब्जर्व द लेआउट ऑफ सिटीज एंड लैंडस्केप्स, हाईलाइट द नेचुरल लॉजिक बिहाइंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो जो कवि है ना वो शहर के बारे में, परिदृश्य के लेआउट का निरीक्षण करता है जिसके लिए वो जेट हवाई जहाज का उपयोग करता है। ठीक है, वो ऊंचाई पे जाके मानव बस्ती वो कैसे बसी हैं इसके बारे में जानना चाहता है। ही ऑल्सो क्वेश्चंस द ह्यूमन टेंडेंसी फॉर डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट डेस्पाइट द क्लियर जियोग्राफिकल इंटरडिपेंडेंस सीन फ्रॉम अबव। ठीक है, तो ये जो है ना क्या कहता है कभी कि वो ऊपर से देखता है तो उसे सब कुछ क्लियर दिखता है कि कैसे डिवीजन हो रखा है, कैसे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है हम लोगों के बीच में, फिर भी हम रहते हैं यहाँ पे, ये चीज है। 16वां, व्हाट लेसन अबाउट जियोग्राफी डिड द पोएट लर्न वाइल फ्लाइंग अबव हिज सिटी। ठीक है, तो अपने शहर के ऊपर से जब वो देख रहा था तो उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसने देखा, बेसिकली क्या लेसन उसको मिले। तो देखो,
एज द पोएट ऑब्जर्व्ड हिज सिटी फ्रॉम अ जेट, ठीक है, कवि ने जेट से अपने शहर का जब अवलोकन किया, ही रियलाइज्ड दैट सिटीज वर नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, जो उसकी सिटी थी वो ऐसे होता ना कि किसी को एकदम प्लान तरीके से बसाना बनाना है ना, तो वो ऐसे नहीं बनी थी, अनप्लैंड थी वो। हाउएवर, हालांकि फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 feet he understood why people settled in specific areas, flat lands near water source provide food, transportation and other necessities। जब वो 10,000 की ऊंचाई पे पहुंचा ना, तब उसे ये बात समझ में आएगी कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो विशिष्ट क्षेत्रों में क्यों रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जल स्रोत उनके पास समीप होते हैं, परिवहन समीप हो, अन्य जो उनकी नेसेसिटीज हैं वो मिल जाए उनको। While geography explained human settlements, he found it illogical and inhumane that people still engaged in conflicts and division। ठीक है, कवि कहता है कि जो हमारी ज्योग्राफी है इसमें मानव वस्तुओं की व्याख्या की गई है, लेकिन जो आज हमारा मानव है वो पता नहीं क्यों आपस में इलॉजिकल बातें करता है, क्यों इलॉजिकल तरीके से एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में लगा रहता है, डिवीजन कर लेता है एक दूसरे का, इस तरीके से है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब हमारे 4-5 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी समझते हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट डिड पोएट रियलाइज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 feet। तो पोएट को तकरीबन 10,000 की ऊंचाई पर क्या रियलाइज हुआ? तो फ्रॉम 10,000 feet द पोएट रियलाइज दैट सिटीज डेवलपमेंट अराउंड वाटर बॉडीज। उसने देखा कि सिटीज जो है ना वो बनाई गई हैं कहाँ पे? शहरी जो निकाय जो शहरी निकाय होते हैं उसके आसपास। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट वाटर वॉज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड डेली लाइफ। ज़्यादातर बस्तियाँ कहाँ बसी हैं? जो वाटर बॉडीज होती है उसके आसपास में। और क्यों? क्योंकि ये कृषि के लिए, बिजनेस के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वैलीज वर मोर पॉपुलेटेड एज दे प्रोवाइडेड फेवरेबल लिविंग कंडीशंस। ठीक है, जो घाटियां होती हैं ना, यहाँ पे बहुत आबादी देखी जाती है क्योंकि ये हमारे लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो प्रदान करती है। ओके, 18वां, व्हाट जियोग्राफिक लेसन डिड द पोएट लर्न व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet। ठीक है, तो जब जेट 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो कवि को कौन सा सबक सीखने को मिला? तो क्या सीखने को मिला? एट 10,000 feet the poet learned that human settlements are naturally shaped by geography। जो मानव बस्तियां हैं ना वो प्राकृतिक तौर पे भूगोल के द्वारा आकार ले लेते हैं। cities are built along rivers और valleys where water and fertile land area are available। ठीक है, सिटीज को कहाँ पे बनाया जाता है? नदियों के किनारे, घाटियों के किनारे, जहाँ पे पानी होती है और उपजाऊ जमीन होती है। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न्स, जिससे उसे पता चला कि मानव निवास के पीछे का पैटर्न क्या है। ठीक है, चलो अब बच्चों आपके ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू जोडीज फादर। ठीक है, जो जोडी के पिता थे उनका क्या हुआ? फिर हाउ डिड डू यू सेव पेनिस लाइफ, जो हिरनी थी इसने पेनी की जान कैसे बचाई? वाई डिड जोडी वांट टू ब्रिंग द फो होम, जोड़ी हिरण के बच्चे को घर क्यों लाना चाहती है? ठीक है, और इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन और हैं छोटे, कि हाउ डिड जोडी नो दैट पॉन वाज अ मेल, उसे कैसे पता था कि ये जो हिरण है वो एक मेल है? वाई डिड नॉट जोडी वांट मिल व्हील टू अकम्पनी हिम, जोडी मिल व्हील को अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहती थी? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, इनको आप खुद पढ़ें और समझें अच्छे से। ठीक है, अब आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और समझाता हूँ। एक सेकेंड, अच्छा ये छोटा क्वेश्चन एक और है कि वाई वाज मिल व्हील अफेयर टू लीव जोडी अलोन। ठीक है, तो मिल व्हील जोडी को अकेला छोड़ने से क्यों डरता था? और हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, ठीक है, वो कैसे हिरण के बच्चे को वापस लेके आई? लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड, ये तो छोटा आ गया। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन देखो बच्चों, 19, हाउ डिड जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्ड ही वाज ब्रिंगिंग द फाउन होम एंड वाई? ठीक है, तो क्या पता चला? जब जोडी की माँ को ये पता चला ना कि ये एक हिरण का बच्चा लेके घर आ रही है ना,
तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों हुई? तो जोडीज मदर वाज सरप्राइज एंड हेजिटेंट। तो जोडी की जो माँ थी बहुत हैरान हो गई और झिझक भी रही थी, बिकॉज शी गेस्प्ड एंड पुट डाउन द पॉट हेल्पलेस, बिकॉज शी वाज वरिड दैट देयर वाज नॉट इनफ फूड टू टेक केयर ऑफ द फाउन। ठीक है, वो उसने ना बर्तन धो रही थी वो, और जैसे पता चला कि वो लेके आ रही है एक हिरण, तो वो ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से नीचे देखने लगी बर्तन को रख के, और चिंता में पड़ गई। हमारे खाने के लिए तो को यहाँ पर्याप्त भोजन है नहीं, इस हिरण के बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे? हाउएवर शी लव्ड जॉडी एंड अल्टीमेटली एग्रीड। लेकिन वो प्यार करती है अपने बच्चे से, इसीलिए वो एग्री कर दिया उसने। ठीक है, अगला, इट इज राइट टू किल एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ, गिव रीजन। क्या किसी इंसान की जान को बचाने के लिए जानवर को मारना जरूरी है? तो लिखेंगे वाइल किलिंग एनिमल्स फॉर प्लीजर और प्रॉफिट इज रॉन्ग। ठीक है, जानवर को मारना अगर आप लाभ के लिए मारते हैं या फिर जो है क्या बोलते हैं, हाँ देखो, प्रॉफिट के लिए मारते हैं या फिर खुशी के लिए मारते हैं, तो ये गलत है। इट मे बी नेसेसरी टू किल एन एनिमल इन एक्सट्रीम केस टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। जब बहुत ही ऐसी स्थिति, खराब से खराब स्थिति हो जाए कि उस जानवर को बिना मारे आपकी जान बच ही नहीं सकती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक कुत्ता है, डॉग है, आप गली से निकल रहे हैं, अब आपके पास में वो 3-4 कुत्ते एकदम से आए और आपके ऊपर धावा बोल दिया, है ना? तो आपके उन सभी को प्यार दिखाओगे और ले 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 बिस्कुट खाएगा, ये ले बिस्कुट खा, वो हड्डियां खा के चले जाएंगे, मांस खा के चले जाएंगे, है ना? तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप उन डॉग्स के ऊपर क्वार्टर अटैक कर सकते हो, है ना? ये यहाँ पे कहा गया है कि तब तक जानवर को नहीं मारना चाहिए जब तक आपकी जान को खतरा ना हो, है ना, या फिर आपको खतरा ना हो तब तक। हाउएवर efforts should always be made to protect wildlife and find alternative solutions whenever possible। ठीक है, यानी कि हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके लिए सॉल्यूशंस निकालते रहने चाहिए। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लो। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान की जान को बचाने के लिए जानवर को मारना सही है? तो देखो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे आप। एनिमल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू ह्यूमंस। देखो इकोसिस्टम के लिए एनिमल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंडली बिहेव करते हैं और हेल्पफुल होते हैं। वाइल इट इज रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर प्रॉफिट such as hunting whales for oil or tigers for the skin, sometimes it may be necessary to kill an animal to save human life। देखो क्या बात कही गई है, while it is wrong to kill animals, एनिमल्स को मारना गलत है जब आप प्रॉफिट के लिए मारें या फिर उसका शिकार करें, जैसे वेल्स का शिकार किया जाता है ऑयल के लिए, टाइगर्स का शिकार किया जाता है स्किन के लिए, टाइगर स्किन के लिए, तो ऐसे मारना गलत है। ठीक है, बट जब जरूरत पड़े ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए तब मारना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वाइल्ड एनिमल अटैक्स अ पर्सन, किलिंग इट इन सेल्फ डिफेंस इज जस्टिफाइड। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप ना जू में गए, ठीक है, जू में गए और आप ना लायन को देखने के लिए जा रहे हैं, और लायन जैसे ही आप उसके वहां तक गए ना, पिंजड़े तक जहाँ पे वो कैद है, अचानक से क्या हुआ, उस पिंजरे में ना इतना बड़ा सा एक छेद सा था, तो उसने क्या किया, अचानक से उस छेद से अपना हाथ निकाल के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे में अब क्या उसको तुम प्यार जताओगे? नहीं। तो ऐसे में वहां पे जितना जल्दी हो सके उसको उसके हाथ पे वार करो, है ना? जैसे ही ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा दिक्कत हो तब वहां पे आप उसे मार सकते हो। हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हालांकि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें तभी एक्शन लेना चाहिए जब सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, बहुत ही ज्यादा खराब हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आज का ये तकरीबन 30 से लेके 40 मिनट का जो महा एपिसोड था बच्चों, 8वीं क्लास के पोयम और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, आप ना बिल्कुल ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताना, ठीक है, फीडबैक देना कि जो वीडियो मैंने आपको अभी बताई है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, क्या आपको सारे क्वेश्चन एक एक लाइन करके समझ में आ गए, एक एक वर्ड करके समझ में आए कि नहीं? कमेंट में बताओ बच्चों, ठीक है।
और वीडियो अच्छी लगी हो, तैयारी अच्छी हुई हो तो लाइक भी कर देंगे आप, है ना, मुझे पता है लाइक करेंगे जरूर। शेयर भी कर देंगे अपने 8वीं के बच्चों के साथ में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, ताकि उन्हें भी इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पता चल सके, है ना। शेयर कर देना बच्चों। और कोई डाउट हो तो आप सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। ओके, फॉलो कर लीजिएगा जरूर से। बाकी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ही कर लो बच्चों। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।